हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 8 की इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर या भी पहले हम फोर्स को अगर समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें समझना होगा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। मतलब अगर मोशन के टर्म्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को दिया जाए तो उसकी स्थिति को किस तरह से हम लोग देखते हैं। स्टेट ऑफ मोशन हमें बताता है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। स्टेट ऑफ मोशन हमें क्या बता रहा है, या तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो रहा या ऑब्जेक्ट हमारा मोशन। स्टेट ऑफ मोशन से हमें यह जानकारी मिलेगी कि ऑब्जेक्ट या तो समय के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं रेस्ट, या फिर समय के साथ अपने पोजीशन में कोई चेंज कर रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं मोशन। अब फोर्स क्या है, तो फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज कर देते हैं या तो चेंज करने की कोशिश। क्या कर रहे हैं समझा, हम कह रहे हैं कि फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या मोशन या मूविंग बॉडीज को हम लोग रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपल चीज है कि अगर हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, मतलब जस्ट डिलीवर करने से पहले उसके हाथ में बॉल रुका हुआ होता है और डिलीवर करते समय उसके हाथ की बॉल रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरे तरफ जो विकेट कीपर है उस बॉल को अपनी ग्लव्स में जब उसे स्टॉप करता है मतलब वो मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये दोनों ही जगह पर फोर्स लगे। तीसरी जगह जो बीच में हमारा बल्लेबाज होता है, बैट्समैन है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करता है जिससे बॉल अगर उसके बल्ले को टच करते हैं तो स्लो डाउन होती है या डायरेक्शन चेंज करती है। मतलब फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशन को हम लोग मोशन में बदल सकते हैं और मोशन कंडीशन को रेस्ट। अब है कि फोर्स अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी है, ऐसी कोई घटना है तो फोर्स लगता कैसे। तो एक नॉर्मल जो फिनोमेना है फोर्स का वो है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड होती है। मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में इंटरेक्ट करने चाहिए तभी जाकर के फोर्स लगे। मतलब अगर हम माने कि हमारे ग्राउंड पर एक बॉल पड़ा है और इस बॉल के रेस्ट से हमें मोशन में लाना, ये फुटबॉल है, तो हमें किक करना होगा और उसके बाद ही हम इसके स्टेट को चेंज कर पाएंगे। जब तक इसको किक नहीं किया जाएगा ये रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी। मतलब इस फुटबॉल को इस अपने किसी लेग के साथ या फुट के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है, जो एक प्राइम कंडीशन। अगर हम लोग इस हिसाब से बात करें तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि यहां पर फोर्स लगाने के लिए इसे पुश करना जरूरी था, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि इसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम लोग आगे से किसी तरह का एक डोर या हुक के यूज करके इसे आगे की ओर से मोशन में ला सकते। मतलब इंटरेक्शन के दूसरे फेज को देखें तो इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या इसका स्टेट चेंज करने के लिए एक कंडीशन था कि पीछे से हम एक्टिविटी को हिट करते, मतलब पुश करते, या आगे से उसे खींच लेते, मतलब कि पुल करते। ये चीज ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाना चाहते हैं तो या तो हम उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ये था कंडीशन रेस्ट को अगर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। और अगर हमारा कोई मोशन ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है
आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको अगर रोकना, उसे रेस्ट में लाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसे इस साइड से देखें तो इसे पुल करना पड़ेगा। तो ये पुल है और ये पुश है, मतलब इस बार मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट रुकेगा, या फिर आगे से हम लोग धक्का देंगे तब हमारी ओर आती हुई ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। तो कहीं कहीं या मैक्सिमम जगह पर फोर्स को ये स्टेट किया जाता है कि पुश और पुल ही है हमारा फोर्स। फोर्स क्या है, पुश और पुल। या फिर हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्टिविटी which can change the state of motion from either from rest to motion or from motion to rest, which can be used by push और pull, जिसे यूज कर सकते हैं हम लोग या तो पुश की हेल्प से या पुल की हेल्प से। इसके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमारे लिए रहा वो रहा कि हमें इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, और वो इंटरेक्शन होने में हम लोग या तो पुश का या पुल की मदद लेंगे तो हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास फोर्स किस तरह से मिलेंगे, तो फोर्स हमारे पास मिलते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब क्या है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो समझा जाए। अगर हम नेचर में देखें कि हर समय किसी ऑब्जेक्ट पर कितने तरह के फोर्स लगे, तो अगर मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो अगर हम यहां से फोर्स को लगाते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा आगे। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहा है तो रुकने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स को अपोज किया गया। अगर यह मूव नहीं कर रहा है तो ये इसकी मूवमेंट इस साइड शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां पर फोर्स F1 और F2 लग रहा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर एक समय में एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, या फिर ऊपर से भी नीचे से भी या मल्टी डायरेक्शन से कहीं से भी, तो इस केस में ये स्टेट करना कि ये मोशन में होगा या रेस्ट में होगा या किस कंडीशन में होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टी डायरेक्शन फोर्स या फिर मल्टीपल फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है कि या तो उस केस में बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम होगा या फिर उस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है तो समझा। अगर इस कंडीशन में लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल हो, अगर इस कंडीशन में लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल है तो ये क्या होगी, अपनी स्थिति में बरकरार रहेगी, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। सिंपल चीज है कि आप अगर किसी रस्साकसी के खेल को करते हो तो एक तरफ से खींचा जाता है एक टीम के द्वारा, दूसरी टीम के द्वारा दूसरी तरफ से, और अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगा तो उसकी मीड पॉइंट वहां पर फिक्स है। तो यही है कि दोनों तरफ से अगर आप धक्का दे रहे हो या फिर खींच रहे हो और अगर फोर्स बराबर है तो वो अपनी कंडीशन को बरकरार रखे। तो ये जो सिचुएशन है जो बराबर फोर्स है उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स सिस्टम। और बैलेंस फोर्स सिस्टम के लिए कहा जाता है कि इफेक्टिवली कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा होता, मतलब चूंकि ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये फोर्स का और ये फोर्स का डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग साइन को इंट्रोड्यूस करें तो हम लिख सकते हैं कि F1 जो है माइनस F2 के बराबर है, साइन इंट्रोड्यूस करने के बाद। और अगर हम ये स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो हम अगर टोटल फोर्स को जोड़ दें, अभी इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहा है F1 प्लस F2, और हमने कहा कि F1 माइनस F2 के बराबर है, तो हम इन दोनों फोर्सों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 0, मतलब कि हमारे पास
यहां पर टोटल फोर्स लग रहा है 0। तो बैलेंस फोर्स सिस्टम को अगर हम लोग समझे तो बैलेंस फोर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पर नेट फोर्स या टोटल फोर्स 0 है। अब अगर हम आगे देखें कि दूसरी तरह की सिस्टम हमारे पास क्या आ रही है, तो वो होगी अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। और अनबैलेंस फोर्स सिस्टम जहां इन दोनों में से कोई एक मान बड़ा होगा, इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यूज बड़ी हो जाएगी तो वो हो जाएगी अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। अनबैलेंस फोर्स सिस्टम का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले मल्टीपल फोर्स F1 और F2 में F1 और F2 एक दूसरे के बराबर नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि जो बड़ा वैल्यूज होगा उसकी तरफ मूव करेगी। अगर इस केस में हम लोग मान लें कि F2 बड़ा है F1 से, तो टोटल मूवमेंट इधर की ओर चलेगी। F2 धक्का दे रहा है तो ये मूवमेंट को इस साइड ले जाएगा और इस कंडीशन में F2 के हिसाब से मूवमेंट चलेगी। तो अनबैलेंस सिस्टम हुआ जहां पर लगने वाले मल्टीपल फोर्स बराबर नहीं हो, और अगर बराबर नहीं है तो इनका टोटल सम जो होगा वो 0 के बराबर भी नहीं होगा, और ये बोल सकते हैं कि ये कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स मतलब कुल बल जो मिलेगा वो आपको नॉन जीरो। नेट फोर्स क्या होता है? तो नेट फोर्स बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से नेट फोर्स बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी समय लगने वाले सारे फोर्सों का जो सम होता है उसी को बोला जाता है नेट फोर्स। कुछ चीज और देख ले कि किसी फोर्स के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट मिल रहा है, तो वो है कि फोर्स को हम लोग अगर लगाए कि एक 5 यूनिट का फोर्स, एक 10 यूनिट का फोर्स कहीं अप्लाई कर दे तो देखें कि क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है और हमारे पास दो फोर्स है F1 एक और एक है F2, और हमें कहा गया कि इन फोर्सों को इस पर अप्लाई करें, तो देखते हैं हम या तो अप्लाई ये कर सकते हैं कि F1 F2, या तो हम अप्लाई ये कर सकते हैं F1 F2, या फिर अप्लाई ये कर सकते हैं F1 F2, और तीन और केस जो इन्हें हम इन्वर्स कर ले। तो फिलहाल उसको मान लेते हैं कि इसी का एक ये रूप कि F2 उस साइड हो जाएगा और F1 इस साइड, दूसरा एक और केस हमारे पास रहा है F1 F2, अब थोड़ा सा हिसाब देखें। हमारे पास दो ही फोर्स थे, F1 और F2 थे, जिसे हमें बोला गया कि अप्लाई कर दे सिस्टम पर और उस हिसाब से देखें कि क्या रिजल्ट होता है। तो आप खुद ऑब्जर्व करें कि क्या इन सभी केस में हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, जहां पर एक बार फोर्स एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है, एक बार फोर्स दोनों का अपोजिट लग रहा है, एक बार इस बार अपोजिट लग रहा है बट एक्सपेंशन की तरफ खींच रहा है दोनों को बाहर। इस बार क्या है, सेम साइड में धक्का राइटवर्ड दे रहा है और इस बार में राइटवर्ड खींच रहा है। मतलब इन सब कंडीशन में कुछ न कुछ फोर्स के लगाने के हिसाब से रिजल्ट प्रभावित हो रहे। तो मतलब है कि किसी फोर्स को केवल अगर आप बोले कि केवल मैग्नीट्यूड उसके लिए सफिशिएंट है कि क्या है मैग्नीट्यूड, तो उस हिसाब से देखिए इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें फोर्स को लगाते समय उसकी डायरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मतलब किसी भी फोर्स को केवल मैग्नीट्यूड के हेल्प से ये नहीं बता सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को वो कितना इफेक्ट डालेगा, क्योंकि फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड तो जरूरी है ही और साथ साथ जरूरी है उसकी डायरेक्शन।
मतलब फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से एक्सप्रेस किए जाएंगे और इसीलिए इसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हम लोग समझ लें कि हमें फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होगा, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए और चूंकि इन दोनों की हेल्प से ये एक्सप्रेस किए जा रहे हैं तो इसे वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। फोर्स के लिए एसआई यूनिट जो हमारा होगा, फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास जो होगी वो है न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम से इसे रखा गया है, जिससे बोलते हैं कैपिटल एन से आप डिनोट कर सकते हैं और यही न्यूटन की जो वैल्यूज है वो है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल हम लोग इस फोर्स एंड प्रेशर की इंट्रोडक्शन वीडियो में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।